You can find the daily study materials on our Telegram channel SSN Insight and our website bookpicker.in. For the fastest update, join our Telegram channel SSN Insight. The links are in the description, or you can search by name SSN Insight on Telegram channel. Visit our website bookpicker.in. The links are in the description. Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and here we are discussing general awareness previous year question of SSC CGL 2021 and our subject is economics. We have already covered history, geography, polity, static GK, biology और ये क्वेश्चन आपको कोई भी एसएससी एग्जाम जो कमिंग होगा उसके लिए हेल्पफुल होगा। अभी जो 1 से लेकर 5 अगस्त में एसएससी पोस्ट सिलेक्शन फेज 10 का एग्जाम हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं। सो आपको टीसीएस का पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सो विदाउट मच अडो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इसमें आपको एग्जाम्पल बताना है कि इनडायरेक्ट टैक्स का कौन सा एग्जाम्पल है। तो आइए समझते हैं। जो टैक्स है वो 2 कैटेगरी में रखा गया है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से पे करवाया जाता है। जैसे है आपका, हम यूज़र हैं, पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, कॉरपोरेट टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके डायरेक्ट टैक्स के। इनडायरेक्ट में आता है सबसे पहले तो सर्विसेज टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स होता है। इसके अलावा सेल्स टैक्स होता है, वैट सुना होगा आपने, जीएसटी है, ये सारा एग्जाम्पल है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा आंसर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज ओनली मार्केटेड गुड्स आर कंसीडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहले तो मार्केट गुड्स को कंसीडर किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड इज द वर्क डन बाय अ वुमेन एट हर होम इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीडीपी। अगर कोई वुमेन है अपने घर में काम कर रही है तो उसको जीडीपी में कंसीडर नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज इन एस्टिमेटिंग जीडीपी ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसीडर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। जब हम जीडीपी की बात करें तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं अल्टीमेटली वही कैलकुलेट, वही कंसीडर किए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, तीनों सही है। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the percentage of rural child population to the total child population of the country in India as per provisional population total of census 2011। देखिए, आप सबको पता है कि अभी जनगणना होने वाला है 2022 में। जनगणना की प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, तो सेंसस से क्वेश्चन आ ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। सीजीएल में भी आया, उसके बाद आगे अभी आप अगर मैं अभी बात करूं वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 उसमें भी आया, तो सेंसस से क्वेश्चन रहेगा ही। आरआरबी में आया तो उससे क्वेश्चन रहने वाले ही है। तो आप एक बार सेंसस से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डाटा को देख लीजिएगा। अभी अगर मैं बात करूं कि रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन टू टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन कितना है, तो ये परसेंटेज में है 74.05%, ये हमारा आंसर होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है 121 करोड़। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि लिटरेसी रेट कितनी है, तो लिटरेसी रेट जो है वो कितनी है आपकी 74.04%। अभी फेज 10 में क्या क्वेश्चन आया था कि जो फीमेल है उसकी लिटरेसी रेट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो फीमेल की लिटरेसी रेट जो है वो केरला में है। ऐसे भी केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि फीमेल की लिटरेसी रेट कहाँ पे ज़्यादा है, तो केरला ऐसे भी आंसर हो जाएगा। अगर मैं सेक्स रेशियो की बात करूं तो सेक्स रेशियो कितनी है 943, यानी कि 943 वुमेन है आउट ऑफ 1000। ये सारा जो है वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आंसर है। ओके, सो आवर आंसर इज 74.05%। इसके अलावा आपको पॉपुलेशन की डेंसिटी बतानी है कि डेंसिटी पढ़ लेनी है, ठीक है, कि डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट इज who among the following first argued that in the face of high deficit people save more।
इसमें बोला गया है कि इन द फेस ऑफ हाई डेफिसिट, जहाँ पे हाई डेफिसिट होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा सेविंग करते हैं। इस पे आर्ग्यूमेंट सबसे पहले कौन किए थे, तो ये किए थे डेविड रिकार्डो। किसने किया था, डेविड रिकार्डो। ये कौन है, डेविड रिकार्डो जो है वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है और इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ऑन द प्रिंसिपल मैं बोल देती हूँ, पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है। ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ठीक है, ये इनकी बुक है। इसके अलावा तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो तो ये है डेविड रिकार्डो। और ऑप्शन में क्या था, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को कैसे जाना जाता है, ये है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे टीसीएस का चेंज हो गया। इसके अलावा है अमर्त्य सेन। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि ये कौन है, तो सबसे पहले तो ये इकोनॉमिस्ट हैं और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। सो ये आपका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय पीआईबी इन डैश। इसमें पूछा गया है कि जीडीपी जो पब्लिश होता है, पीआईबी पब्लिश करती है जीडीपी, तो वो किस में होता है, वो बेसिकली इंडियन रूपी में पब्लिश होता है, ठीक है। और जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो जीडीपी का मतलब क्या है, अभी आपने 3 स्टेटमेंट देखा तो उसमें क्या था, बेसिकली जो मार्केट वैल्यू है किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं। तो आंसर इज इंडियन रूपी। नेक्स्ट इज एज पर द यूनियन बजट 2021-22 हाउ मेनी टेक्सटाइल पार्क्स आर टू बी सेट अप इन 3 ईयर्स। यूनियन बजट 2021 और 22 की बात करूं तो ये पहला पेपरलेस बजट है, ठीक है। क्या है, पेपरलेस बजट है, जिसको निर्मला सीतारमन ने रिप्रेजेंट किया था और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने निर्मला सीतारमन ने ये किया, अनाउंस किया कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क सेटअप होंगे विद इन 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क को सेटअप करना है, ठीक है। अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर तो निर्मला सीतारमन है ना, तो उन्होंने ये अनाउंस किया। नेक्स्ट इज विथ विच बैंक देना बैंक एंड विजया बैंक हैज बीन मर्ज्ड। सो देना बैंक और विजया बैंक दोनों को मर्ज करके क्या बना, किसमें मर्ज कर दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। और ये कब से मर्ज है, अप्रैल 1 1990 2009। ये है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद, ये है 2019, ठीक है। ये है अप्रैल 1 2019। कुछ और भी बैंक मर्ज हुए, जैसे इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ है, तो वो उसके बारे में भी आप पढ़ लें, ठीक है। और आप कमेंट कर दीजिए कि इलाहाबाद बैंक किस बैंक के साथ मर्ज हुआ है, और पीएनबी का भी मर्ज हुआ है तो वो भी आप बताएं, कमेंट करें, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट इज एट अ रीजनल रूरल बैंक द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डैश। ये ग्रामीण बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होता है 50%, ठीक है। और अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो उसका शेयर होता है 15%, यानी कि 15% तो आपसे ये पूछा गया है कि गवर्नमेंट का शेयर कितना है, तो 50% आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस प्रोजेक्ट, पेपरलेस बजट। तो पेपरलेस बजट जो पहला है इंडिया का वो 2021 वाला है, 21-22 यूनियन बजट। ये फर्स्ट पेपरलेस बजट है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किसने किया था, निर्मला सीतारमन ने किया था। और ये सेकेंड वुमेन है जिन्होंने जो है क्या कर रही हैं, बजट को पेश कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट जो थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी, जिन्होंने बजट रिप्रेजेंट किया था। और निर्मला सीतारमन सेकेंड वुमेन है, ये सेकेंड है, और निर्मला सीतारमन जो है वो फर्स्ट है। जैसे अगर अभी मैं बात करूँ तो करेंट प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू है, तो वो कौन सी है, सेकेंड। फर्स्ट कौन थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज प्रतिभा सिंह पाटिल, ओके। सो आवर आंसर इज यूनियन बजट 2021-22। Next is what was the estimated national mortality rate of children under the age of 5 in the country as per census of India 2011। देख रहे हैं आप, सेंसस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। सो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ एट अ लार्ज स्केल, ठीक है। एज ऑफ 5 मतलब 5 साल के अंदर के बच्चों का डेथ हो रहा है और वो भी लार्ज स्केल में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, नेशनल मोर्टेलिटी रेट।
और वो कितना है सेंसस 2011 के 2011 के अकॉर्डिंग वो है 55। तो आर आंसर इज 55 आउट ऑफ 1000 जो है वो डेथ हो जा रहा है। नेक्स्ट इज according to 2011 census of India, which of the following states has a population density of 17% per square kilometer? अब देखिए कितना स्पेसिफिक, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि 17% पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ की है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, कहाँ की है, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें से एक अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ की ये डेंसिटी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन की, डेंसिटी की बात अलग होती है और सिर्फ पॉपुलेशन की बात अलग होती है। पॉपुलेशन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी में और सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम में। ठीक है, और अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये है बिहार में। ठीक है, कहाँ पे है, बिहार में है। ओके, आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज एज पर द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इसमें बोला गया है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को कैसे कैरेक्टराइज किया जाएगा। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि हाई बर्थ रेट या डेथ रेट है तो उसको लो बर्थ रेट में कन्वर्ट कर देना। हाई बर्थ या डेथ रेट है, इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, इसको कन्वर्ट करना है लो बर्थ या डेथ रेट में कन्वर्ट करना है। लो या नियरली इक्वल आप कह सकते हैं। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा लो एंड नियरली इक्वल बर्थ रेट। Now, the next is which of the following was the first development bank in India? इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक कौन सा था। तो फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक था IFCI, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस ओके कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। और ये स्टेब्लिश हुआ था 1948 में अंडर पार्लियामेंट एक्ट। पार्लियामेंट एक्ट के अंदर में ये 1948 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसका काम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस करना लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जैसे MSME हमने सुना है ना, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है इनको फाइनेंस प्रोवाइड करना। सो आवर आंसर इज IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। Next is the Central Board of Directors of RBI are appointed for a term of dash। इसमें बोला गया है कि RBI के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कितना, उनका टेन्योर कितना होता है, कितने ईयर के लिए वो चूज़ किए जाते हैं, तो वो अपॉइंट किए जाते हैं 4 ईयर्स के लिए। इनको अपॉइंट कौन करती है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और किसके, कौन से एक्ट के अंदर करती है, तो RBI एक्ट है कब, 1934 में। इसके अंदर, इस RBI एक्ट 1934 के अंडर गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज करती है 4 ईयर्स के लिए। सो आवर आंसर इज 4 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट इज द रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक वर स्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश ऑन रूरल क्रेडिट। इसमें पूछा गया रूरल बैंक जो है यानी कि RRB, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, वो कौन सी कमेटी का रिकमेंडेशन था, तो ये है नरसिम्हा कमेटी। कौन सी कमेटी है, नरसिम्हा कमेटी है। इस कमेटी को इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो किसने अपॉइंट की थी, ये अपॉइंट किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब फर्स्ट कमेटी स्टेब्लिश की गई थी, अपॉइंट किया गया था इनफैक्ट। ओके, सो आवर आंसर इज नरसिम्हा कमेटी। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। ये तो स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन हो गया कि फर्स्ट गवर्नर कौन है इंडिया का, तो ये थे C.D. देशमुख। कौन थे, C.D. देशमुख, जिसका फुल फॉर्म है चिंतारमन द्वारकानाथ देशमुख। ओके, चिंतारमन द्वारकानाथ देशमुख। अभी अगर एट प्रेजेंट की बात करूं तो करंट में कौन है आपके गवर्नर, वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। और इसके पहले कौन थे, शक्तिकांत दास के जस्ट पहले थे उर्जित पटेल। कौन थे, उर्जित पटेल। सो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला, और अभी एट प्रेजेंट कौन है वो आपको ध्यान रखना है। सो आंसर इज C.D. देशमुख। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन बजट इज आर ट्रू। अब आपको बताना है बजट के केस में, यूनियन बजट के केस में कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग। बजट के केस में वोट ऑन अकाउंट डील्स ओनली विथ एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द गवर्नमेंट बजट। देखिए दो तरह का है, एक तो है वोट ऑन अकाउंट और एक है इंटरिम बजट। जो इंटरिम बजट होता है इसका मतलब होता है फुल फ्लेज बजट, ठीक है। इंटरिम बजट का मतलब होता है कि ये एक फुल फ्लेज बजट होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा में पूरा डिस्कशन होता है और बजट की तरह सारे मनी इसमें यूज कर सकते हैं। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, इसका मतलब होता है इट जस्ट अ इंटरिम परमिशन, ठीक है। इंटरिम परमिशन है फ्रॉम द पार्लियामेंट की गवर्नमेंट जो है उसको उस मनी को स्पेंड कर सके, मनी को स्पेंड कर सके। ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या क्या है, वोट ऑन अकाउंट डील्स ओनली विद द एक्सपेंडिचर, ये बिल्कुल सही है। वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट दोनों सेम नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। इंटरिम बजट का मतलब है कि फुल फ्लेज बजट है और वोट ऑन अकाउंट का मतलब है कि किसको मिली है, परमिशन मिली है पार्लियामेंट को कि मनी को स्पेंड किया जा सकता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी, यानी तीनों हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इज द जीडीपी डिफ्लेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो क्या बताता है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किस पे है, जीडीपी पे। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जीडीपी कितना पड़ रहा है इसको बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, अनदर नेम इसका है इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस थे जो इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे। इसके बाद आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आने वाला है क्लास, तो जो जिन लोगों ने पूरा से प्लेलिस्ट नहीं देखा है वो जाके लिंक में प्लेलिस्ट देखें ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो डू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन। ओके, थैंक यू।